मैं गौरीपुर चौराहे पर बस से उतरा और यह देखकर हैरान रह गया कि सभी दुकानें बंद थीं और कहीं भी लोगों का कोई नामो निशान नहीं था। घड़ी की ओर देखते ही मैं चौंक गया। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। मेरी ट्रेन छूट गई। भीड़ से बचने के लिए मैंने 2 बसें छोड़ दी, लेकिन इतनी रात हो जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। शायद इतना आश्चर्य नहीं होता अगर मैंने लंबा सफर बस में आराम से सोकर न बिताया होता। जो भी हो, गौरीपुर जंक्शन से 30 मिनट की साइकिल यात्रा के बाद 3-4 छोटे छोटे गांव और एक बड़ा सुनसान खाली मैदान पार करने के बाद आप मेरे गांव को देख सकते हैं। मैं गौरीपुर चौराहे से दाहिनी ओर की सड़क में दाखिल हुआ। सीतागंज के सामने यह ईंटों वाली सड़क 2 शाखाओं में बंट गई और उनमें से एक मेरे गांव की ओर चली गई। दाईं ओर की सड़क पर थोड़ी देर चलने के बाद मैं बाईं ओर एक छोटे से घर के बंद दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा लोहे की टिन का है। दरवाजे के ऊपर की दीवार पर मोटे बंगाली अक्षरों में लिखा है, साइकिलें हैं संग्रहित। यह बुरो परेश सेन का घर है, जो काम पढ़ाई आदि के लिए गांव छोड़ते हैं। लगभग सभी अपनी साइकिल और मोटरसाइकिल यहीं छोड़ते हैं। किराया बहुत कम है। मोटरसाइकिलें भंडारण में छोड़ दी गई हैं। किराया बहुत कम है, प्रति साइकिल 5 टका और प्रति मोटरसाइकिल 10 टका। मैंने घर का टिन वाला दरवाजा कई बार खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सर्दी की ठंडी हवा से मेरे दांत कांप रहे थे, इसलिए मैंने सिर पर मफलर और कसकर बांध लिया। मैंने हथेली रगड़ते हुए आवाज दी, काकू दरवाजा खोलो, मैं साइकिल ले लूंगा। फिर मैंने कुछ और बार अपनी उंगली थपथपाई, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने दादाजी को फोन करने के लिए जेब से मोबाइल निकाला तो देखा बेचारे कब सो गए थे। मैं परेशान करने वाली आवाज के साथ दरवाजे की ओर पीठ करके खड़ा हो गया। मैंने देखा कि एक कुबड़ी काली आकृति अंधेरे को दरवाजे की ओर धकेल रही है। जैसे ही मैं आगे आया, उस आदमी के हाथ से पकड़े तूफान की हल्की रोशनी से मैं उसे स्पष्ट रूप से पहचान सका। हाँ, दुकानदार परेश सेन। अब तक मुझे आश्वासन दिया गया है, कई चिंताएं गायब हो गई हैं और मेरा सिर थोड़ा हल्का हो गया है। बूढ़े परेश सेन ने तूफान को रोका और मेरे चेहरे को कई बार अच्छी तरह से देखा और कांपती आवाज में कहा, ओह, तुम इतनी रात कहां रह रहे हो बापू? मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाया और उसके पीछे कमरे में चला गया। बूढ़े आदमी का पूरा शरीर एक मोटी काली आरामदायक चादर से ढका हुआ था। उसके सिर पर एक बंदर टोपी थी। उसके पैरों में चमड़े के काले जूते की एक जोड़ी थी और उसकी आंखों में परिचित मोटा ढांचा, चश्मा। कुछ सेकंड बाद मैं टार्च लेकर दरवाजे से बाहर आया और साइकिल पर बैठ गया और तुरंत घर का मोटा लोहे का दरवाजा आवाज के साथ बंद हो गया। ठंड से कांपते हुए मैंने साइकिल चलाई। मेरे दस्ताने पहले ही पिघल चुके थे। अचानक मुझे ध्यान आया कि कांपते हुए होंठ मेरी जानकारी के बिना ही गुनगुनाने लगे थे। मुझे बचपन में पढ़ी वह पंक्ति भी याद आ गई, ऊह आह केन करो, शिता लागे तो सोंगी धरो। ऐसे गुनगुनाते हुए मेरी यात्रा शुरू हुई। लगभग 15-20 मिनट तक ऐसे ही चलने के बाद मुझे अचानक मौसम में थोड़ा बदलाव महसूस हुआ। ठंड कुछ ज्यादा ही चुभने लगी। मैंने देखा कि कैसे अंधेरे में घर और पेड़ मुझे रहस्यमय ढंग से देख रहे थे, मानो वे गुप्त रूप से मेरे चारों ओर कोई चालें बुन रहे हों। मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ ठंडक उतरती रही। मैंने साइकिल के पैडल को जोर से दबाया, लेकिन मैं साइकिल को पहले की तरह नहीं खींच सका। मेरे पैर ठंड से अकड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हिमालय को साइकिल के पीछे बांध दिया हो और मैं उसे घसीटता हुआ चल रहा हूं। मैं डर के मारे अपना संतुलन खो बैठा। एक बार फिर बाइक की गति बढ़ाने की असफल कोशिश की और तभी एक ठंडा हाथ मेरे ठंडे शरीर के बाएं कंधे पर पड़ा। मैं तुरंत चिल्लाया और बाइक से लुढ़क गया। मैंने पढ़ा कि कंधे का क्षेत्र अभी भी ठंडा है, लेकिन पंजा हिल गया लगता है। कुछ सेकंड के बाद मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। पैर शराबी की तरह कांप रहे थे और गला लकड़ी की तरह सूख रहा था। 2-3 बार निगलने के बाद मैंने टार्च की रोशनी में इधर उधर देखा, फिर भयभीत स्वर में चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैंने साइकिल को दोनों हाथों में पकड़ लिया और एक बार फिर चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? कुछ सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर अचानक मेरे कानों के ठीक सामने अमावस्या का घना अंधेरा छा गया और लाश ने नरम खोखली और भयानक टूटी आवाज में कहा, मैं कौन हूं ये जानते हुए कि क्या होगा? सवारी करो, साइकिल तेजी से चलाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
उसके मुंह से आवाज के साथ निकली ठंडी हवा मेरे एक कान में घुसी और दूसरे से बाहर निकल गई और एक भयानक बदबू मेरे पूरे शरीर में भर गई। मैं अपना चेहरा ढककर पहले बाइक पर बैठा, फिर पैडल चलाने लगा। इस बार भी वही हुआ। जब मैंने बाइक खींचने की कोशिश की तो भी मैं उसे खींच नहीं सका, वह लुढ़कती रही। अचानक मुझे अपने बाएं कंधे और पेट के दाहिनी ओर फिर से एक तीव्र ठंडे पंजे की उपस्थिति महसूस हुई। निराकार ने मुझे दोनों हाथों से पकड़ लिया। शरीर के उन दोनों हिस्सों की मांसपेशियां जम जाती हैं। हो गया। अब मैंने साइकिल को तेजी से दौड़ते देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम कहां भाग रहे हैं। मैंने साइकिल रोकने के लिए जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सका। एक बार जब साइकिल तिनमथा रोड के चौराहे पर आई तो मैं उस सड़क को पहचान गया। यह सीतागंज चौराहा है। अगर आप चौराहे पर बाएं हाथ की सड़क से उतरे और 10-15 मिनट हों तो पहले खाली मैदान दिखेगा, फिर मेरा गांव। मुझे मैदान के बीच का भूतिया श्मशान याद आ गया। बचपन से इसके आसपास की कितनी अजीब, कितनी भयानक कहानियां सुनी हैं। मैंने गांव के लोगों को यह कहते सुना है कि अमावस्या की रात या रात भर भूत श्मशान के आसपास घूमते रहते हैं। वे राहगीरों को गुमराह करते हैं और अंदर का सारा खाना, मेवे, फल और जड़ें खा जाते हैं। उनके बैग। कुछ घंटे पहले तक मैंने इन बड़बड़ाहटों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज इस गहरी अमावस्या की रात में खड़े होकर मुझे एक भयानक नए अनुभव का सामना करना पड़ा। तथ्यों और अफवाहों तथा आस्था और अविश्वास के बीच की मजबूत दीवार पागल समुद्र की लहरों में बर्फ की तरह पिघल गई। आखिरकार मैं श्मशान घाट वाली सड़क पर पहुंच गया। बहुत दिनों से जाना पहचाना रास्ता आज अनजान सा लग रहा है। कुछ देर पहले तक चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन जब मैं इस ओर पहुंचा तो देखा कि कहां-कहां से सारी रोशनी यहां धीरे धीरे गिर रही थी। घोड़ेकाई के पेड़ों की चोटियों में कैसा भयानक मौसम छिपा है। श्मशान निराकार मेहमानों की टोली का इंतजार कर रहा है। पूरे साइकिल कैरियर के दौरान मौजूद भौतिकता अब इतनी भयावह नहीं थी। मेरा शरीर उसके ठंडे पंजे के अनुकूल हो गया था। मैंने मन में सोचा, यदि मैं एक बार इस मैदान को पार कर सकूं तो जीवित रहूंगा। शरीर कहां जा रहा है, कौन जानता है कि यह मेरे साथ घर जाएगा। यह सब सोच ही रहा था कि अचानक एक जोरदार धक्का लगने से मैं बाइक से उछलकर सड़क से नीचे श्मशान घाट के सामने निचले मैदान में जा गिरा। जैसे ही मैं खेत के बीच में था, मैंने देखा कि कोई सड़क के किनारे लटकी बरगद की शाखा को पकड़कर तेजी से पेड़ पर बैठ रहा है। तभी अचानक श्मशान के सभी वृक्षों में जोर जोर से चीख पुकार के साथ हलचल मच गई। हजारों शवों के जलने से पेड़ों की शाखाएं हिल गईं और एक साथ टूट गईं। खेत हिलने लगे और घास का मैदान कई दरारों से भर गया। मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन किसी तरह उठकर घर लौट आया। मैंने अपना चेहरा, हाथ और पैर अच्छे से धोए और अपने शरीर को एक मुलायम बिस्तर पर फैला दिया। मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। शरीर का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट था। अगली सुबह उठकर देखा तो शरीर में कोई दर्द नहीं था और शरीर का तापमान भी ठीक था। बेशक कल की घटना अब उतनी बुरी नहीं रही। मैंने देखा कि मेरी साइकिल के कुछ हिस्से मुड़े हुए थे। इसी बीच मां ने बाजार जाने के लिए बैग हाथ में दे दिया। मैंने तुरंत ब्रश लिया और बाजार की ओर निकल गया। मैं सीतागंज चौराहे पर बाजार में बैठ गया और वहां चला गया। इसी तरह कुछ मिनटों के बाद मैं श्मशान रोड पर पहुंच गया। मैंने बाइक रोकी और श्मशान घाट को अच्छी तरह देखा, लेकिन मुझे वहां कुछ भी असामान्य नहीं लगा। पेड़ अभी भी शाखाओं के साथ खड़े थे और घास का मैदान पहले की तरह ही सपाट था। मैं कुछ और नहीं सोच सका। मेरा सिर फिर से भारी होने लगा। जैसे ही मैं श्मशान से बाहर आया, मैंने देखा कि खेत में पौधे, मुड़ी हुई घास और लोहे की भट्टी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी।